Hello, everyone, and good morning. My name is Vivek Sharma, and today we are having 5 articles. पहला है सेमीकंडक्टर मिशन के बारे में, सेकंड रिवैम्प्ड पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के बारे में है, थर्ड आर्टिकल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है, फोर्थ आर्टिकल पुडुचेरी की स्टेट डिमांड के बारे में है, एंड लास्ट आर्टिकल वर्ल्ड फूड प्राइस 2024 के बारे में है। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आर्टिकल को समझते हैं। देखिए, इंडिया ऑलमोस्ट हर साल चिप्स के इंपोर्ट के लिए 1.7 लाख करोड़ रुपीस इन्वेस्ट करता है, मतलब पे करता है, तो जिससे हमारा बहुत सारा फॉरेक्स बाहर जाता है। तो इंडिया ने एक स्कीम स्टार्ट की जिसमें हमने कहा कि भाई हम डोमेस्टिकली कुछ चिप्स की मैन्युफैक्चरिंग को स्टार्ट करेंगे। तो यहां पर 2021 में गवर्नमेंट लेके आई इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। इसमें ऑब्जेक्टिव ये था कि भी हम एक इंडिया के अंदर एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार करेंगे जहां पर कॉम्प्रिहेंसिवली सस्टेनेबल फैब्रिकेशन के ऊपर हम फोकस करेंगे। कहीं ना कहीं जो ट्रस्टेड सप्लाई चेन फॉर मटेरियल है उसको इंश्योर करेंगे। जैसे आप देखते हैं फ्रिक्वेंटली चाइना बहुत सारे जो आप ये कह सकते हो कि क्रूशियल मिनरल्स होते हैं उनकी सप्लाई को डिसरप्ट कर देता है। तो वहां पर हम ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ मिलकर इस सप्लाई चेन को इंश्योर करेंगे एंड सपोर्ट करेंगे इंडिया के डिजाइन इकोसिस्टम को एंड इंडिजिनसली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को कहीं ना कहीं प्रमोट करेंगे एंड हम प्रमोट करेंगे इंडिया की ग्लोबल लीडर्स के साथ पार्टनरशिप जो इस चिपसेट सेक्टर में काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ताकि इंडिया के अंदर रिसर्च कल्चर प्रमोट हो और कटिंग एज टेक्नोलॉजी को हम प्रमोट कर सकें। तो अब इस पूरे प्रोजेक्ट को हैंडल करता है आपका डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन एंड कहीं ना कहीं इसको इंप्लीमेंट करने के लिए जो आपकी नोडल एजेंसी है वो है सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम। अब यहां पे अभी हाल फिलहाल में इंडिया की HCL एक कंपनी है, इसने ताइवान की एक कंपनी के साथ फॉक्सकॉन के साथ मिलके एक डील साइन की है कि इंडिया के जेवरा जो उत्तर प्रदेश में लोकेटेड एरिया है यहां पर एक फैब्रिकेशन या मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट लगाएंगे। अब इसमें टोटल लागत आने वाली है आपकी 37,000 करोड़ की, सॉरी 3700 करोड़ की, और यहां पे हम 36 मिलियन चिप्स हर मंथ प्रोड्यूस करेंगे एंड जो कि आप ये मान के चलो फोन्स, मोबाइल्स, कार्स इन सब में यूज होगी एंड इंडिया की डिमांड का 40% ये मीट कर पाएगी। तो इंडिया के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यहां पर अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट जैसे अलग अलग प्रोजेक्ट्स के लिए, जैसे सेमीकंडक्टर फेब्स के लिए 50%, डिस्प्ले के लिए 50% या कंपोनेंट्स के लिए 50%, मतलब कुछ इस तरह का गवर्नमेंट ने स्कीम के अंदर फीचर रखे हैं कि भाई ओवरऑल हम बजटरी एलोकेशन रखा है 76,000 करोड़ का, जिसके थ्रू इंडिया के अंदर हम अलग अलग टाइप के जो आप ये कह सकते हो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट कर सके, और इसमें कुछ इंसेंटिव यहां पे हम प्रोवाइड कर रहे हैं। अब आइए बात करते हैं अगले आर्टिकल की, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे की। अब देखिए, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे क्या है और इसको क्यों जानना इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा, देखो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे जो है ये आपका यूनियन गवर्नमेंट रिलीज करती है और इसको रिलीज करता है उनकी तरफ से नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंडर आती है। इसे शुरू किया गया था 2017 में, जहां पर एनुअल एस्टिमेट बताते हैं हम एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट का रूरल और अर्बन एरिया दोनों के लिए। वेरेज अनयूजुअल और करंट वीकली स्टेटस भी यहां पर बताया जाता है और यहां पर क्वार्टरली एस्टिमेट दिया जाता है बट सिर्फ अर्बन एरिया का। अब गवर्नमेंट कहता है कि भाई इससे ना अपने को एग्जैक्ट डाटा नहीं मिल पा रहा है कि किस तरह का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन चल रहा है। तो हमने क्या किया, एक मंथली बुलेटिन निकालना स्टार्ट किया है। जो अप्रैल का बुलेटिन है ये मई में इस महीने आपका पब्लिश होगा। तो इसमें क्या है, हमने फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर दी है, जैसे लेबर फोर्स या वर्क फोर्स जो है आपकी इनके रिगार्डिंग कि भी हम ये चाहते हैं कि भी मंथली डाटा आए, फिर उसके साथ क्वार्टरली डाटा में अर्बन और रूरल एरिया दोनों को इंक्लूड करने की बात की गई है। देन एनुअल डाटा भी हम यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे और ट्रांजिशन ईयर का भी डाटा यहाँ पे देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी क्या हुआ कि पहले जुलाई से स्टार्ट होकर जून तक का आपका डाटा क्रिएट किया जाता था। अब हुआ ये कि हमने जनवरी से दिसंबर का डाटा यहां पर कलेक्ट करना स्टार्ट किया है, कि मतलब जो कैलेंडर ईयर है उससे इसको अलाइन कर दिया, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे इसी तरह का आपके मापदंड होते हैं, मतलब इसी तरह से चलता है।
ताकि हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से अपना डाटा कलेक्ट कर सके और एक होलिस्टिक आइडिया मिल सके, ताकि हमें जो पॉलिसी बनानी है, पॉलिसी डिजाइन में हमें यहां पर बेनिफिट मिल सके। तो अब नए और ओल्ड में क्या फर्क है, आप इसे समझिए। तो पहले फ्रीक्वेंसी क्या होती थी, क्वार्टरली बेसिस पे सिर्फ अर्बन डाटा आता था। अब मंथली, क्वार्टरली और एनुअल 3 रिपोर्ट्स आएंगी। अब पहले क्या होता था कि रूरल एरिया के एनुअल आती थी और अर्बन एरिया की क्वार्टरली और एनुअल आती थी। अब रूरल और अर्बन सभी की ऑल पीरियड्स की रिपोर्ट आएगी आपकी। पहले सैंपल साइज 12,000 के आसपास होता था, अब ऑलमोस्ट कहा तो ये जा रहा है कि 2.68 टाइम हमने इंक्रीज किया है, बट नंबर्स में उतना शो नहीं हो रहा है। बट इसमें भी डिस्ट्रिक्ट लेवल को आपने क्या बना दिया, मेजर डाटा कलेक्शन सेंटर। तो कहीं ना कहीं जो आपका सैंपल साइज है आपने उसको भी इंक्रीज कर दिया है। एंड यहाँ पर रिपोर्टिंग पीरियड पहले जैसे मैंने कहा था जुलाई से जून तक का होता है, अब जनवरी से दिसंबर कर दिया है। तो ये चीजें हैं जो आपको यहाँ पे चेंजेस में याद रखना है। अब इससे फायदा ये है कि डाटा की एक तो क्वालिटी इंप्रूव होगी, जिससे आपको पॉलिसी डिजाइन में हेल्प मिलेगा। कहीं ना कहीं आप ट्रेंड्स को समझ पाओगे लेबर डायनामिक्स के, एंड यहाँ पर रियल टाइम बेसिस पे मॉनिटरिंग हो पाएगी, एंड हम ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के साथ अपने आप को इंटीग्रेट कर पाएंगे। तो ये कुछ पॉजिटिव चीजें हैं इसमें जो आपको ध्यान में रखनी है। आइए अब बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की, जहां पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में हम बात करेंगे। जस्टिस BR गवी, ये भारत के पहले बुद्धिस्ट और दूसरे दलित चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं। अब देखिए ये 52nd आप ये कह सकते हो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, एंड अभी इनको शपथ दिलाई है द्रौपदी मुर्मू जी ने। तो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 124 बात करता है कि देयर शैल बी अ सुप्रीम कोर्ट जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं। आर्टिकल 124 अपॉइंटमेंट के बारे में बात करता है, जहां पर कहा जाता है कि कंसल्ट करना चाहिए चीफ जस्टिस से। एंड आर्टिकल 124 क्लॉज 4 ये बात करता है रिमूवल के बारे में, कि किस तरह से, मतलब आप ये कह सकते हो कि स्पेशल मेजॉरिटी के साथ आप जजेस को रिमूव कर सकते हो आफ्टर इंक्वायरी, तो उसके बारे में बात करता है। आर्टिकल 125 सैलरी और अलाउंस के बारे में बात करते हैं, जो कि चार्ज अपॉन होती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के ऊपर। एंड आर्टिकल 126 आपकी अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग जज के बारे में बात करते हैं। अडॉक जज के बारे में आर्टिकल 127 एंड अटेंडेंस ऑफ रिटायर्ड जज एट सिटिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये बात होती है आपकी आर्टिकल 128 में। अब देखिए अपॉइंटमेंट होती कैसे है, इसका प्रोसेस किस तरह से चलता है, आप इसे समझें। सबसे पहले क्या होगा, जो आपके जज रिटायर हो रहे हैं वो अपनी रिकमेंडेशन देंगे लॉ मिनिस्ट्री को। मतलब वैसे तो आर्टिकल 124 क्लॉज 2 ये कहता है कि भाई आपके प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, बट यहां पर आप ये मान के चलो कि सीनियरिटी लेवल पे अपॉइंटमेंट होती है एज पर द सेकंड एंड थर्ड जजेस केसेस। अब होता क्या है कि यहां पर जो आपके इनकम्बेंट CJI हैं वो रिकमेंड करेंगे अपने सक्सेसर, खासकर जो सीनियर मोस्ट होंगे, और ये रिकमेंडेशन जाएगा लॉ मिनिस्ट्री के पास। लॉ मिनिस्ट्री इसे प्राइम मिनिस्टर को फॉरवर्ड करेगी, प्राइम मिनिस्टर फिर प्रेसिडेंट को एडवाइस करेंगे और फिर वो अपॉइंटमेंट करेंगे। तो कुछ इस तरह का प्रोसेस रहता है इसमें। अब अगर रिमूवल की बात की जाए तो कोई फिक्स टेन्योर नहीं है, रिमूवल आम जजेस की तरह है। पहले एक मोशन आएगा MPs के सपोर्ट के साथ, 50 MP लोकसभा में, 100 MP राज्यसभा में। अब उनके बाद यहां पर ये मोशन एडमिट किया जाता है स्पीकर के द्वारा, अगर होगा तो उसके बाद एक इंक्वायरी कमीशन बिठाया जाएगा, और इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट जब आ जाएगी उसके बेसिस पे मोशन के ऊपर डिबेट डिस्कशन होगी, जहां पर इसको स्पेशल मेजॉरिटी के साथ दोनों हाउसेस से पास किया जाएगा, और उसके बाद प्रेसिडेंट यहां पर रिमूविंग ऑर्डर देंगे। तो ये कुछ अपॉइंटमेंट रिमूवल से रिलेटेड आपकी चीजें हैं, वो आपको ध्यान में रखनी है। अब देखो ओवरऑल सुप्रीम कोर्ट की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी इनके हाथ में होती है, मास्टर ऑफ द रोस्टर है, मतलब किसको कौन से केस मिलेंगे वो भी ये डिसाइड करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की फॉर्मेशन को भी यही डिसाइड करते हैं। एंड अगर आप देखें तो सुप्रीम कोर्ट की एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शनिंग को भी यही हैंडल करते हैं। तो वैसे को इक्वल में से पहले नंबर पे ये आते हैं, मतलब फर्स्ट अमंग द इक्वल, ये इनके लिए कहा जाता है कि भाई जजेस सारे बराबर हैं, बट उनमें सबसे ऊपर ये आते हैं। तो अब बात करते हैं पुडुचेरी की। पुडुचेरी में एक साइन कैंपेन चल रहा है। साइन कैंपेन में क्या चल रहा है कि भाई देखो हम एक प्रॉपर स्टेट बनना चाहते हैं। ये यूटी में ना जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इसका बहुत दखल अंदाजी है। तो पुडुचेरी की हिस्ट्री की बात करें तो 1954 में डिफेक्टो ट्रांसफर हुआ था इंडियन गवर्नमेंट को फ्रेंच के साथ एग्रीमेंट के बाद।
फिर 62 आते आते फ्रेंच ने इसे रेटिफाई किया और जिसके बाद आप देखेंगे पुडुचेरी एक इंडिया की इंटीग्रल पार्ट बन गया 1963 में। अब यहां पे डिमांड चल रही है फुल स्टेटहुड की, बट इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं। देखो, पहले आप प्रोसेस को समझो। अगर आपको नई स्टेट को भारत की टेरिटरी में ऐड करना है तो उसके लिए आर्टिकल 2 को इस्तेमाल किया जाता है एंड एस्टैब्लिश की जाती है एक न्यू स्टेट। आर्टिकल 3 आपकी किसी टेरिटरी को सेग्रीगेट करके या यूनाइट करके दो स्टेट को, या डिवाइड करके, या बाउंड्री ऑल्टर करके, नेम चेंज करके स्टेट को जब क्रिएट किया जाता है तो उसे आर्टिकल 3 के अंडर आप कवर करते हैं। बट पुडुचेरी का केस इतना सिंपल नहीं है। जैसे अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में दो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है। एलजी के थ्रू प्रेसिडेंट आपके इस एरिया को गवर्न करते हैं, आर्टिकल 239 एंड 239 क्लॉज ए जो बात करता है पुडुचेरी और गोवा के स्पेशल प्रोविजंस के बारे में। तो फॉर्मली गोवा के लिए भी था, गोवा तो बाद में स्टेटहुड मिल गया तो उसको वहां से हटा दिया। तो स्पेशल प्रोविजन पुडुचेरी के बारे में। अब पुडुचेरी ज्योग्राफिकल साइज में बहुत छोटा है, पॉपुलेशन बहुत डिफरेंट है एंड अक्रॉस एरिया ये फैला हुआ है, तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश। तो यहां पर एक सिंगल एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल होना थोड़ा मुश्किल है। इसी वजह से इनिशियली भी इसको क्या किया था, आपने सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रखा था और यहां पर ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल आपने अपने पास रखा था। अब हुआ ये कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जैसे हिमाचल प्रदेश को 1971 में, सिक्किम को 75 में, गोवा को 87 में, अरुणाचल को 87 में, मिजोरम को 87 में, इन सबको स्टेटहुड मिला। अब यहां पर जो पुडुचेरी है वो भी स्टेटहुड चाहता है, तो इसके लिए क्या प्रोसेस है, बिल को पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया जाएगा। फिर यहां पर क्या होता है कि भाई प्रेसिडेंट से रिकमेंडेशन पहले लेना बहुत जरूरी है, तो बिल तभी इंट्रोड्यूस हो सकता है पार्लियामेंट में जब प्रेसिडेंट का अप्रूवल हो। वंस इट इज डन तो स्टेट का व्यू लिया जाएगा। ऑल्दो मैंडेटरी, मतलब आपको स्टेट का व्यू लिया बट उसकी बात मानना जरूरी नहीं है। फिर पार्लियामेंट इस बिल को सिंपल मेजॉरिटी से पास करती है और आपकी नई स्टेट बन जाती है। तो ये पूरा एक प्रोसेस है। बट ओवरऑल मैंने आपको कहा कि प्रॉब्लम्स बहुत है बट कुछ जैसे फायदे होते हैं। डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशन इंप्रूव होता है स्टेट का, स्टेट के रिसोर्स के ऊपर कंट्रोल स्टेट का बढ़ता है, पब्लिक सेंटिमेंट्स कहीं ना कहीं कई बार मजबूर कर देती हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव हार्मनी इससे बढ़ती है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। आइए अब बात करते हैं आज के आखिरी आर्टिकल के बारे में, वर्ल्ड फूड प्राइज के बारे में। अब देखिए, ये जो अवार्ड था ये आप कह सकते हो कि फूड की फील्ड में नोबेल प्राइज है, यानी फूड एंड एग्रीकल्चर की फील्ड का नोबेल प्राइज है। किसका है? वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन यूएस से स्टार्ट किया गया था 86 में और पहला अवार्ड दिया गया था 87 में। तो इसको स्टार्ट किया था नॉर्मन बोरलॉन्ग ने। अब इस साल ये ब्राजील की एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट को मिला है, मारी एंजेला होंगरी। तो इनको मिला है। इन्होंने 40 साल से रिसर्च कर रहे थे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के ऊपर, जहां पर वीट, कॉर्न, सोयाबीन इनकी प्रोडक्शन को इन्होंने काफ़ी इंक्रीज करने में हेल्प किया, खासकर ब्राज़ील के एरिया में। तो कहते हैं क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर के अंदर इसका काफ़ी इंपॉर्टेंस है। कहीं ना कहीं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2 और 13 इनको फुलफिल करने में ये आपको हेल्प करेगा। तो ओवरऑल ये वो आर्टिकल्स थे जो आज आपके साथ मैंने डिस्कस करने थे। तो आज के डिस्कशन में इतना ही था। धन्यवाद, मिलते हैं कल एक नई डिस्कशन के साथ। टेक केयर एवरीवन।